गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधनों के संबंध में चर्चा की थी, जिनमें राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव, 2 घंटे की बहस, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और वाद तथा बहस पर चर्चा कर चुके हैं। आज अपन प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के विषय में बजट संबंधी वाद पर चर्चा करेंगे, यानी बजट के माध्यम से प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कैसे हो सकता है। बजट संबंधी बहस निम्न प्रकार की होती है। बजट पर सामान्य बहस। संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के कुछ दिन बाद उस पर सामान्य बहस होती है। सामान्य बहस के समय सदन के सदस्य संपूर्ण बजट तथा उसके संबद्ध सिद्धांत के किसी भी प्रश्न पर विवाद कर सकते हैं। बहस के अंत में वित्त मंत्री द्वारा उसका सामान्य उत्तर दिया जाता है। इस चरण में सदस्यों द्वारा प्रशासन का सामान्य सर्वेक्षण या पुनरावलोकन किया जाता है। अनुदान मांगों पर बहस। जब बजट पर सामान्य बहस समाप्त हो जाती है, तब लोकसभा में अनुदानों की मांगों अर्थात बजट के व्यय भाग पर मतदान का कार्य शुरू होता है। विधिवत मतदान होने के पश्चात ही मांग अनुदान बन जाती है। अगला नियंत्रण का साधन है कटौती प्रस्ताव। किसी मांग की धनराशि को कम करने के लिए सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव विभाग की संपूर्ण कार्यप्रणाली पर ही बहस का आधार बन जाते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीति की स्वीकृति संबंधी कटौती प्रस्ताव, अर्थात जब किसी प्रस्ताव का उद्देश्य मांग में निहित नीति को अस्वीकृत करना होता है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कहा जाता है मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपया कर देनी चाहिए। इस प्रकार के प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदस्यों को इस बात की छूट होती है कि वैकल्पिक नीति के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करें। मितव्ययिता कटौती। यदि यह समझा जाता है कि प्रस्ताव व्यय में मितव्ययिता लाई जा सकती है, तो मांग के धन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। अगला प्रस्ताव होता है प्रति कटौती। यह प्रस्ताव उस शिकायत को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व की परिधि में आती है। अब बजट पर बहस की उपयोगिता क्या है? बजट पर बहस के दौरान वार्षिक प्रतिवेदनों की नकलें तथा मंत्रालयों के कार्यों के संक्षिप्त विवरण सदस्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे मंत्रालयों के वर्तमान व भविष्य के कार्यों का सदस्यों को पता चलता है। बजट का प्रस्तुतिकरण तथा वाद ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जबकि सदस्यों को आलोचनाएं व शिकायत करने का पूर्ण अवसर मिलता है। शासक दल से बहुमत के कारण बजट में कोई बड़ा या महत्वपूर्ण संशोधन तो नहीं हो पाता, किंतु सरकार की वित्तीय नीतियों तथा बजट की मदों को स्वस्थ आलोचना करने का उपयुक्त अवसर मिल जाता है। बजट पर बहस से लोकमत जागृत होता है, सरकार जागरूक रहती है और प्रशासन पर नियंत्रण बना रहता है। अगला है विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर विवाद। इन विधेयकों पर मतदानों के समय सदस्यों को बोलने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के वाद से भी संसद द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रह जाता है। अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी रखना है। भारत में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन करने पर ही स्वीकार किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर
बहस का क्षेत्र संपूर्ण प्रशासन तक विस्तृत होता है। अविश्वास के प्रस्ताव शासक दल का निम्न सदन में बहुमत होने के कारण प्राय पारित नहीं होते, किंतु वे प्रशासन की आलोचना और उसे नियंत्रित करने का अच्छा अवसर देते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार का पतन निश्चित होता है। अविश्वास का प्रस्ताव रखने के पीछे उद्देश्य सरकार की गलतियां दिखाने का, सरकार की खामियां गिनाने का तथा उसमें आवश्यक सुधार करने का भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। शून्यकाल अर्थात 0 आवर। प्रश्नकाल में सभी इच्छुक सदस्य जनहित संबंधी प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं, अतः वे प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात भी चर्चा करते रहते हैं। प्रश्नकाल का 1 घंटा समाप्त होते ही शून्यकाल अर्थात 0 आवर शुरू हो जाता है, जिसमें संसद सदस्य समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यह समय कार्यपालिका को विवादित मुद्दों पर घेरने तथा सचेत करने का होता है। जब केंद्रीय सरकार अल्पमत में रहती है तथा गठजोड़ की सरकार बनती है तो ऐसी सरकारों के समक्ष शून्यकाल के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रशासन नियंत्रण का साधन है संसदीय समितियों द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। सरकारी विभागों के कार्य संचालन का सूक्ष्म निरीक्षण संसद की समितियों द्वारा भी किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट द्वारा संसद को लोक प्रशासन के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ये समितियां बताती हैं कि कहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही है, कौन अधिकारी अथवा अभिकरण अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, किसके द्वारा जनविरोधी कार्य किए जा रहे हैं तथा कहाँ धन का अपव्यय हो रहा है। इन समितियों के सदस्य संसद सदस्य प्रशासन के बारे में विस्तृत ज्ञान और निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। अगला है लेखा परीक्षण द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। लेखा परीक्षण व्यय पर नियंत्रण बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान में लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। यह पदाधिकारी सरकार के सभी लेखों की जांच करता है और यह देखता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि में बिना किसी अनुपूरक मत के वृद्धि तो नहीं की जाती और जो धन व्यय किया गया है वह नियम अनुकूल व्यय किया गया है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति शासन उत्तरदायी होता है और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों द्वारा यह उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। ये पदाधिकारी कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य करता है और लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक एवं मित्र कहा जाता है। नीति निर्धारण। संसद प्रशासन संबंधी नीतियां निर्धारित करती है। प्रशासन को इन्हीं नीतियों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है और इन्हीं के अनुरूप वह अपने कार्यक्रमों को निश्चित करता है। ओके, जय हिंद।